बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंप्यूटर साइंस का सेकेंड ईयर का लेक्चर 10। इसमें हमने DBMS के एडवांटेजेस, ये लास्ट इसका क्वेश्चन है जिसमें एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ DBMS है। ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर है। तो आज हम जो उसके एडवांटेजेस हैं उसको हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम उसके डिसएडवांटेजेस को डिस्कस करेंगे। तो एडवांटेजेस वही एडवांटेजेस हैं, मोस्टली आपने पहले पढ़े हुए भी होंगे मुख्तलिफ पॉइंट्स में, जैसे ऑब्जेक्टिव्स हैं या बाकी उसमें। तो पहला इसमें आ जाता है डाटा इंडिपेंडेंस। ये पहले भी डिस्कस हो चुका है। जैसे प्रोग्राम डाटा डिपेंडेंसी आपने फाइल सिस्टम में देखा कि फाइल सिस्टम में डाटा जो है वो प्रोग्राम पर डिपेंडेंट होता है, सेपरेटली हम उसको यूज़ नहीं कर सकते। जबकि डेटाबेस में ये डाटा इंडिपेंडेंस होता है। किसी भी डेटाबेस को आप किसी भी एप्लीकेशन प्रोग्राम के साथ यूज़ कर सकते हैं, उसमें डिफरेंट फॉर्मेट में व्यू कर सकते हैं। तो इसमें डाटा इंडिपेंडेंट होता है। जैसे उसकी एग्जांपल हमने दी थी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो डेटाबेस है उसको हम विजुअल बेसिक के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। एक्सेस के अपने फॉर्म्स भी बना सकते हैं, किसी भी वेब पेज के साथ भी कनेक्ट किया जा सकता है। तो उसमें डिपेंडेंट नहीं है कि किसी एक के साथ वो उसको लिंक किया जाए। तो इसमें डेटाबेस अप्रोच प्रोवाइड फैसिलिटी ऑफ डाटा इंडिपेंडेंस। किसमें डाटा इंडिपेंडेंस होता है? इट मीन्स दैट द डाटा एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम्स आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। डाटा अलग है, यानी डेटाबेस अलग है, एप्लीकेशन प्रोग्राम सेपरेट है। इसमें वही दो कंसेप्ट आ गए कि बैक एंड और फ्रंट एंड। बैक एंड पे डेटाबेस, फ्रंट एंड पे एप्लीकेशन प्रोग्राम आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं जिससे उस डेटाबेस को एक्सेस करके आप व्यू किया जा सकता है। द यूज़र कैन चेंज डाटा स्टोरेज स्ट्रक्चर एंड ऑपरेशन विदाउट चेंजिंग द एप्लीकेशन प्रोग्राम। तो अगर डेटाबेस को आप उठाकर किसी और स्टोरेज में रख लेते हैं तो भी एप्लीकेशन प्रोग्राम पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, या उसमें कोई डेटाबेस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो ये स्ट्रक्चरल इंडिपेंडेंस होती है स्टोरेज के हवाले से। ये तीन आगे लेवल्स हैं जो नेक्स्ट हायर क्लासेस में आप पढ़ेंगे, जिसको 3 लेवल आर्किटेक्चर कहा जाता है, कि जिसमें 3 हिस्सों में डेटाबेस को डेवलप किया जाता है, 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। तो इसमें स्ट्रक्चर या स्टोरेज का जो इंटरनल लेवल है, तो उसमें भले आप किसी भी स्टोरेज पर आप स्टोर कर दें तो डेटाबेस इस हवाले से इंडिपेंडेंट है कि उसका स्ट्रक्चर करप्ट नहीं होता। तो इसमें द यूज़र कैन आल्सो मॉडिफाई प्रोग्राम विदाउट रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। अगर एप्लीकेशन प्रोग्राम में कोई भी चेंजिंग करते हैं तो भी आपको उसमें सिंपल एक एग्जांपल दे दूं कि जैसे डेट है वो आप किसी एक फॉर्मेट में स्टोर कर लेते हैं। डेट आप स्टोर कर लेते हैं एप्लीकेशन प्रोग्राम पर, आप किसी भी और फॉर्मेट में डिस्प्ले करना चाहें डेट को तो आप कर सकते हैं। जैसे आम रूटीन में कंप्यूटर के अंदर जो स्टैंडर्ड एक वे है, उसमें पहले मंथ स्टोर होता है, मंथ लिखा जाता है, फिर डेट, फिर ईयर। लेकिन हम आम रूटीन में डिस्प्ले जो करते हैं वो पहले डेट, फिर मंथ, फिर ईयर। आप ये भी हो सकता है कि आप उसी डेट को, यानी डे का नेम लिखा आ जाए, फिर डेट लिखी आ जाए, फिर मंथ आ जाए, फिर उसमें ईयर आ जाए, तो ये भी हो सकता है। तो किसी भी हवाले से आप उसको किसी भी फॉर्मेट में, जो डेट की डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं उसमें आप डिस्प्ले कर सकते हैं, उससे डाटा पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, या आपको हर एक फॉर्मेट को अलग अलग स्टोर करने की ज़रूरत नहीं होती, एक ही डाटा को डिफरेंट फॉर्मेट में डिस्प्ले किया जा सकता है। सेकेंड इसमें है रिडंडेंसी कंट्रोल, यानी डाटा की जो रेपिटेशन है, एक ही डाटा मोर देन वन प्लेसेस पर जो स्टोर करना है तो वो पॉसिबल नहीं होता। मल्टीपल फाइल्स में डाटा जो स्टोर होता है, जैसे एक स्टूडेंट का डाटा अगर हम अज्यूम कर लेते हैं कि एक एडमिशन की फ़ाइल है, उसमें डाटा स्टोर हो गया स्टूडेंट का। जो रिज़ल्ट्स की फ़ाइल है, जो एग्ज़ामिनेशन ब्रांच में रिज़ल्ट की फ़ाइल होगी, अब वहाँ पर वो सारा डाटा, उसका नेम, क्लास, एड्रेस, फ़ोन नंबर या बाकी डिटेल अलग से स्टोर करने की ज़रूरत नहीं होती। क्यों? कि सिर्फ़ और सिर्फ एक फ़ील्ड ऐसी होती है जो रिपीट होती है, जिससे लिंक जनरेट होता है। जैसे अगर स्टूडेंट आईडी है तो स्टूडेंट आईडी, जो स्टूडेंट आईडी एडमिशन की फ़ाइल में होगा, उसी स्टूडेंट आईडी के अगेंस्ट उसका रिज़ल्ट लिखा जाएगा। उसमें स्टूडेंट का नेम, क्लास,
रोल नंबर या बाकी डिटेल, एड्रेस, फ़ोन नंबर दोबारा से लिखने की ज़रूरत नहीं होती। जब रिज़ल्ट उस स्टूडेंट आईडी के अगेंस्ट होगा तो उन दोनों फाइल्स को कंबाइन करके हम डाटा प्रॉपरली, जिसमें रिपोर्ट ऐसी जनरेट कर सकते हैं जिसमें स्टूडेंट का आईडी, नेम, क्लास या बाकी डिटेल एक ही जगह पर डिस्प्ले हो जाए। तो डाटा मोर देन वन प्लेस पर स्टोर नहीं किया जाता, ताकि अगर मोर देन वन प्लेसेस पर स्टोर करें तो बाद में अगर चेंजिंग हो, कोई भी तब्दीली हो जाए तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। अगर एक जगह पर तब्दीली कर दी, बात दूसरी जगह पर नहीं की तब्दीली, तो फिर उसमें डाटा इनकरेक्ट हो जाएगा या इनकन्सिस्टेंट हो जाएगा। जैसे अगर एड्रेस है तो एड्रेस हमने दो जगह पर स्टोर कर दिया, एक एडमिशन की फ़ाइल में, एक रिज़ल्ट्स की फ़ाइल में। कल को स्टूडेंट आ जाता है कि मेरा वो एड्रेस चेंज हो गया है तो इसको आप अपडेट कर दें, तो एडमिशन की फ़ाइल में अगर रिज़ल्ट अपडेट हो गया है, रिज़ल्ट की फ़ाइल में अपडेट नहीं हुआ, तो उसको रिज़ल्ट तो प्रीवियस एड्रेस पर जाएगा, तो उसमें ये पता नहीं चलेगा कि इनमें से करेक्ट कौन सा एड्रेस है, तो डाटा इनकन्सिस्टेंट हो जाएगा। तो इस वजह से ऐसी इन्फॉर्मेशन को एक ही जगह पर स्टोर रखा जाता है, ताकि कल को कोई भी मॉडिफिकेशन हो तो वो एक ही जगह पर मॉडिफाई हो, वो डाटा दूसरी जगह पर करने की ज़रूरत ना पड़े। यहाँ पर एग्जांपल एक दी हुई है कि जैसे कॉलेज में जिस तरह स्टूडेंट हैं, तो एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो डेली बेस पर आते हैं, घर से आए, पढ़ा और चले गए। कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो हॉस्टल में रह रहे होते हैं। अब हॉस्टल में जो स्टूडेंट हैं उनका अलग से डाटा दोबारा से कॉलेज का वो स्टोर करने की ज़रूरत नहीं होती, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन उनकी वहीं एडमिशन की फ़ाइल से होती है। ठीक, अलग से हॉस्टल में दोबारा से उनका नेम, रोल नंबर, क्लास या वो वहाँ से स्टोर नहीं किया जाता, जस्ट लिंक जनरेट कर लिया जाता है कि ये स्टूडेंट जो है वो हॉस्टल में है या नहीं है। तो ये एग्जांपल और रिडंडेंसी का ये पहले पढ़ भी चुके हैं आप, रिडंडेंसी कंट्रोल का। थर्ड इसमें फीचर है कंसिस्टेंसी कंस्ट्रेंट्स, यानी चेक या कंडीशंस हम ऐसी अप्लाई कर देते हैं कि जिससे डाटा हमारा वैलिड स्टोर हो, इनवैलिड डाटा या इनकरेक्ट डाटा उसमें स्टोर ही ना हो पाए। जैसे स्टूडेंट के रोल नंबर हैं या स्टूडेंट आईडी है, CNIC नंबर है, तो हम कहते हैं कि दो पर्सन का सेम जो है वो स्टोर ना हो सके। जैसे एक रोल नंबर दो स्टूडेंट को अलाट हो जाए तो प्रॉब्लम हो जाएगा, एक स्टूडेंट आईडी दो स्टूडेंट्स को अलाट हो जाए तो प्रॉब्लम होगा। CNIC नंबर है तो वो हर पर्सन का यूनिक होता है, तो उसमें गलती से या जानबूझकर भी कोई भी अगर ऐड करना चाहे तो वो ऐड ना हो पाए, तो उसके लिए हम प्राइमरी की का चेक लगा देते हैं। इसी तरह स्टूडेंट्स के जो मार्क्स हैं, अगर हम कहते हैं 100 मार्क्स का पेपर है तो उसमें मार्क्स स्टूडेंट के कितने होने चाहिए, 0 से लेकर 100 तक के दरमियान में कोई भी, तो रेंज डिफ़ाइन की जा सकती है, उसमें डोमेन लगाई जा सकती है, उसमें चेक का एक कंस्ट्रेंट होता है वो अप्लाई किया जा सकता है कि जिससे डाटा उसके दरमियान में ही एंटर होगा, उससे ज़्यादा या उससे कम नहीं हो सकता। यानी अगर आप उसमें माइनस में नंबर लगाना चाहें तो वो नहीं होंगे, या 100 से अबव लगा देते हैं नंबर तो गलती से जैसे ही टाइप करेंगे तो एरर डिस्प्ले कर देगा कि इसमें वैलिड वैल्यू जो है 0 से 100 तक ही है मैक्सिमम। तो ये डिफरेंट कंसिस्टेंसी कंस्ट्रेंट्स हम अप्लाई करते हैं। इसमें डाटा टाइप्स भी आ जाती हैं ताकि प्रॉपर डाटा की जो टाइप है उसी के मुताबिक डाटा एंटर हो सके। जैसे बाज़ फील्ड ऐसी होती हैं जिसमें न्यूमेरिक डाटा एंटर होता है, जैसे स्टूडेंट की फ़ी है तो उसमें अल्फ़ाबेटिक डाटा नहीं आना चाहिए क्योंकि उसमें कैलकुलेशन होनी है, तो अल्फ़ाबेटिक डाटा कैलकुलेट नहीं होगा। तो उसमें जब आप नंबर फील्ड अप्लाई कर देंगे तो उसमें अल्फ़ाबेट स्टोर ही नहीं होंगे, उसमें एरर डिस्प्ले कर देगा। फोर्थ इसमें आ जाता है सपोर्ट कॉम्प्लेक्स डाटा रिलेशनशिप। इसमें रिलेशनल मॉडल में ये हमारे पास डिफरेंट जो रिलेशनशिप हैं वो हम, यानी तीनों रिलेशनशिप की टाइप यूज़ हो सकती हैं, 1 to 1, 1 to many, many to many। यानी एक टेबल का एक टेबल के साथ लिंक, लेकिन एक ही रिकॉर्ड के साथ लिंक, इधर से भी एक रिकॉर्ड उसमें से भी एक ही रिकॉर्ड, दोनों में एक एक रिकॉर्ड के साथ लिंक हो, तो उसको 1 to 1। 1 to many कि एक टेबल में एक रिकॉर्ड, उससे रिलेटेड दूसरी टेबल में मल्टीपल रिकॉर्ड्स, तो उसको 1 to many। इस तरह मैनी टू मैनी कि एक टेबल का रिकॉर्ड दूसरी टेबल के कई रिकॉर्ड के साथ लिंक, और दूसरी टेबल का एक रिकॉर्ड पहली टेबल के एक रिकॉर्ड और मल्टीपल रिकॉर्ड के साथ लिंक, तो इसको मैनी टू। तो ये डिफरेंट टाइप के जो रिलेशनशिप हैं कि उसमें एक ही एंटिटी का, जिसको रिकर्सिव रिलेशनशिप कहा जाता है, वो भी बनाया जा सकता है।
बाइनरी रिलेशनशिप के 2 टेबल्स के दरमियान में लिंक वो बनाया जा सकता है, या टर्नरी रिलेशनशिप के 3 टेबल्स के दरमियान में जो लिंक है वो भी जनरेट किया जाता है। ज़्यादातर जो यूज़ होता है वो 1 टू मैनी उसमें बाइनरी रिलेशनशिप के जिसमें 2 एंटिटीज़ का आपस में लिंक हो वो यूज़ किया जाता है। तो कोई भी कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं उसमें यूज़ किया जा सकता है, जिससे डिफरेंट प्लेसेस में डाटा, इससे ये होता है कि डाटा की रेपिटेशन या रिडेंडेंसी को कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये DBM allow the user to design complex data structure, enable the user to logically view the access data in different ways, कि डाटा को स्टोर डिफरेंट प्लेसेस में, डिफरेंट जगह पर, डिफरेंट टेबल में स्टोर किया जाता है, लेकिन उसको कंबाइन किया जा सकता है, उसको लॉजिकली हम कंबाइन करके हम डिस्प्ले कर सकते हैं या कोई भी प्रोसेस परफॉर्म कर सकते हैं। 5 इसमें आ जाता है डाटा सिक्योरिटी फीचर। डाटा की सिक्योरिटी का भी पहले पढ़ चुके हैं कि उसमें डाटा को सिक्योर करने के लिए डिफरेंट यूज़र्स बनाए जा सकते हैं, उनको पासवर्ड या यूज़र नेम दिए जा सकते हैं, उनको राइट्स या प्रिविलेजेस दिए जाते हैं कि कौन सा यूज़र किस डाटा आइटम को किस तरह एक्सेस कर सके। इसमें फाइल लेवल पर भी हो सकते हैं, यानी कंप्लीट टेबल पर, कंप्लीट डेटाबेस पर भी हो सकता है। जैसे एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड होता है तो वो पूरी डेटाबेस को वो हैंडल कर सकता है, जबकि जो बाकी जो डाटा एंट्री ऑपरेटर होते हैं उनको लिमिटेड एक्सेस दी जाती है ताकि वो होल डाटा एक तो एक्सेस ना कर सकें, दूसरा उसमें सारा डाटा, कंप्लीट डाटा डिलीट ना कर दें। उनको ये एक आम रूटीन में एक कंसेप्ट ये लिया जाता है कि जैसे कोई अगर एम्प्लॉय है, वो अगर एंग्री एम्प्लॉय है, नाराज़ हो गया, तो वो ये ना करे कि भाई नुकसान कर दे, सारा डाटा ही डिलीट कर दे, तो ये एक्सेस नहीं दी जाती उसको, कोई भी एडिशन के हवाले से भी उसमें। तो ये किसी टेबल या रिलेशन में ये ख़ास तौर पर रखा जाता है कि कोई भी जो डाटा एंट्री ऑपरेटर है तो उसको लिमिटेड एक्सेस दी जाती है। कि बाज़ औक़ात ये भी एक मिसाल जैसे दी थी पहले मैंने कि एक टेबल के अंदर 2 क्लासेस का डाटा है, एक फ़र्स्ट ईयर का, एक सेकेंड ईयर का, तो 2 अलग अलग क्लर्क हैं, तो ये भी हो सकता है कि एक को फर्स्ट ईयर का आप की राइट्स दे दें, एक को सेकेंड ईयर के, तो फर्स्ट ईयर वाले के पास सिर्फ फर्स्ट ईयर का डाटा जाएगा, सेकेंड ईयर वाले के पास सिर्फ सेकेंड ईयर का डाटा जाएगा। तो डिफरेंट हवाले से डाटाबेसेस में हम ये कंस्ट्रेंट या चेक लगा सकते हैं। जो हैवी डाटाबेसेस या बेहतर जो डाटाबेसेस हैं जैसे ओरेकल है, एसक्यूएल सर्वर है, तो वहाँ पर ये खासी सारी फैसिलिटीज़ हमारे पास अवेलेबल होती हैं सिक्योरिटी के हवाले से। तो ये मुख्तलिफ सिक्योरिटी लेवल्स हम बना सकते हैं। 6 इसमें आ जाता है डेटाबेस बैकअप एंड रिकवरी। डेटाबेस के फीचर्स में ये ख़ास तौर पर ये होता है कि बैकअप उसका डेली बेस पर जनरेट हो। उसमें डिपेंड करता है नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शन पर। अगर नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शन इतने एक हैं, जैसे 100 या 200 ट्रांजैक्शन हैं डेली बेस पर जो आपको याद रह सकती हैं, आप दोबारा से एंट्री कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आज के दिन की सारी ट्रांजैक्शन करने के बाद अभी आपने बैकअप नहीं बनाया था तो वो डेटाबेस करप्ट हो गई, कंप्यूटर ख़राब हो गया या कोई प्रॉब्लम आ गया, तो आप प्रीवियस बैकअप लेकर आज की ट्रांजैक्शन दोबारा से सारी कर सकते हैं। लेकिन अगर ट्रांजैक्शन ज़्यादा तादाद में है, जैसे सम थाउजेंड में है, तो वो आपको एक तो ट्रांजैक्शन करना दोबारा प्रॉब्लम हो जाएगा, दूसरा उसको याद रखना भी कि कितनी ट्रांजैक्शन की थी, कौन कौन सी थी, तो वो खासा प्रॉब्लम हो सकता है। तो उससे के लिए ये होता है कि डेली बेस पर 2 या 3 दफ़ा आप जो है बैकअप जनरेट करते हैं, यानी आप हर 2-3 घंटे के बाद जब कुछ ट्रांजैक्शन कर लेते हैं फिर आप एक बैकअप जनरेट कर लेते हैं। तो ये जो है उसका ये बेनिफिट हो जाता है कि अगर कभी कोई प्रॉब्लम आ जाए तो आपके पास कम से कम ट्रांजैक्शन हो जो दोबारा से आपको करनी पड़े। तो ये मुख्तलिफ उसमें रिकवरी का ऑप्शन ये होता है। बैकअप फ़ाइल डेली बेस पर या एक दिन में कई दफ़ा आप जनरेट करके रख लेते हैं। यूज़ आप कब करते हैं? जब डेटाबेस लॉस हो जाए या कोई प्रॉब्लम आ जाए, डेटाबेस करप्ट हो जाए, डाटा करप्ट हो जाए या कोई ऐसी मिस्टेक्स उसमें अकर हो जाएं कि जिसको रिज़ॉल्व करना, रिकवर करना खासा मुश्किल हो सकता है, तो आप वो प्रीवियस बैकअप से उसको उठा सकते हैं। तो ये डेटाबेस और बैकअप एंड रिकवरी का ऑप्शन ये डेटाबेस के अंदर लाजमी या एक कंपलसरी होता है, क्योंकि डाटा मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है डेटाबेस का। तो ये जो है इसको प्रॉपर सेव करना या इसको हैंडल करना, और ये मुख्तलिफ़ टाइप्स के जो स्टोरेज मीडिया हैं उस पर रखा जाता है।
पहले उसको मैग्नेटिक टेप पर रखा जाता था, सीडीज़, डीवीडीज़ इस पर स्टोर किया जा सकता है, फ्लैश मेमोरीज़ इस पर, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव्स उस पर रखा जा सकता है। और जितना अहम ऑर्गेनाइजेशन होगी उतनी ज़्यादा जगह पर, सिक्योर प्लेसेस पर इसको रखा जाएगा। यानी अगर आप सिर्फ उसी कंप्यूटर में ही बैकअप रखते हैं, हो सकता है हार्ड डिस्क ख़राब हो जाए, सारा डाटा ख़त्म हो जाए, जल जाए या कंप्यूटर को आग लग जाए, तो वो डाटा भी ख़त्म, उसका बैकअप भी ख़त्म। तो बैकअप को अलग से किसी जगह पर, 2-3 जगह पर रखा जाता है, ताकि अगर एक जगह से ज़ाया हो जाए दूसरी जगह पर हम मौजूद हों। लास्ट में ये एडवांस कैपेबिलिटीज़ हैं कि ऑनलाइन हम डेटाबेसेस को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे आजकल ज़्यादातर यूज़ हो रहा है कि मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन की जो हैं डेटाबेसेस ये ऑनलाइन एक्सेस हो सकती हैं। ऑनलाइन रिपोर्टिंग की जा सकती है कि डेटाबेस एक जगह पर है या मल्टीपल लोकेशंस में है, कि कुछ डाटा एक जगह पर है, कुछ दूसरे कंप्यूटर में है, किसी और शहर में भी हो सकते हैं। तो वहाँ से डाटा दोनों जगह से, 3 जगह से फेच करके उसको कंबाइन करके भी व्यू किया जा सकता है। तो इसमें इंटरनेट की मदद से ये रिपोर्टें भी की जा सकती हैं। तो ये फैसिलिटीज़ थी जो डेटाबेस के अंदर हमारे पास आजकल जो अवेलेबल हैं, जो यूज़ होती हैं, अवेलेबल हैं। नेक्स्ट फिर हम आगे जो कुछ इसके जो डिसएडवांटेजेस हैं उनको हम देखेंगे। डिसएडवांटेजेस हैं तो सही, लेकिन एडवांटेजेस इतनी ज़्यादा तादाद में और इतना ज़्यादा हैं कि वो एडवांटेजेस को इतना ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती। लेकिन बहरहाल उसमें कुछ एडवांटेज कुछ डिसएडवांटेजेस हैं जिसको हमने सामने रखना होता है, ताकि डेटाबेस को यूज़ करते वक्त वो आपके जहन में हों। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम जो डिसएडवांटेजेस हैं उनको डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।